अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा फिर तमाम स्टूडेंट्स को हम वेलकम करते हैं आज की क्लास में। और ये चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, सेकेंड ईयर फिज़िक्स। सिंध बोर्ड से इसका ताल्लुक़, हम लोगों का ताल्लुक़ है। ताल्लुक़ किसी भी बोर्ड से हो, हमें तो टॉपिक से गर्ज है। हमारा जो टॉपिक था कूलम्स लॉ था, कूलम्स लॉ के हवाले से हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। अब आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, अगर कूलम्स लॉ आप सीखना चाहते हैं, उससे जुड़े न्यूमेरिकल्स को समझना चाहते हैं, यस जॉइन अस। तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। 12.2 के बाद जो अगला क्वेश्चन होगा हमारा 12.3 होगा, याद रहे। दिस इज़ 12.3। इससे पहले 12.2 और 12.1 हम सॉल्व कर चुके हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन का ताल्लुक जो है एक स्क्वायर से है, जिसके हम जानते हैं कि स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स होते हैं। 4 कॉर्नर्स में से 3 कॉर्नर्स के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्जेस को लोकेट किया गया है, रखा गया है, प्लेस किया गया है। कितने चार्जेस को? 3 चार्जेस को। ईच ऑफ देम इज़ 4 माइक्रोकूलम, जिनकी मैग्नीट्यूड जो है हर एक के 4 माइक्रोकूलम लिए गए हैं। यानी एक 3 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस हैं, ईच 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द 3 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर के 3 कॉर्नर्स पे 4 माइक्रोकूलम के चार्जेस रखे गए हैं। यानी इसका मतलब है कि स्क्वायर के 4 कोने होते हैं, लेकिन 3 कॉर्नर्स हैं, Q1, Q2 और Q3। 3 कॉर्नर्स पे 3 पॉइंट चार्जेस, और हर पॉइंट चार्ज 4 माइक्रोकूलम का। याद रहे किसका है? 4 माइक्रो। माइक्रो का मतलब पता है ना सबको क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। 4 माइक्रोकूलम के। आप इसकी जगह 4 एक्सपोनेंट -6 कूलम भी लिख सकते हैं। माइक्रो का मतलब ये है। क्या लिख सकते हैं बोलिए? 4 एक्सपोनेंट -6 भी लिख सकते हैं माइक्रो को हटा के। उसका मतलब 10⁻⁻6, और सी का मतलब कूलम है। तो चौथे कॉर्नर का क्या होगा? वो चौथा कॉर्नर खाली है, जाहिर सी बात है, वहाँ नहीं है। अगली बात कह रहे हैं स्क्वायर ऑफ साइड्स 20 सेंटीमीटर। अब जो स्क्वायर है उसकी साइड 20 सेंटीमीटर। स्क्वायर पता है ना आपको? चौकोर जो होती है, चौखट, चौकोर, जैसा मुरब्बा, जिसको मुरब्बा भी कहते हैं उर्दू में, तो उसका जो साइड है वो 20 सेंटीमीटर है। साइड ऑफ स्क्वायर, साइड लेंथ या साइड ऑफ स्क्वायर कह लीजिए आप, दैट इज़ व्हाट? बोलिए। साइड ऑफ स्क्वायर इज़ 20 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर की एक साइड तो 20 सेंटीमीटर हो गई, दूसरी कितनी होगी? यस, वो भी 20 सेंटीमीटर। तीसरी कितनी होगी? 20। चौथी 4 साइड्स होती हैं, तो स्क्वायर कहते हैं उसको जिसकी चारों साइड्स लेंथ में सेम होती हैं। यानी सिचुएशन कुछ इस तरह से। अब आप सवाल को समझ लें थोड़ा सा। अभी क्वेश्चन कंप्लीट लिखा नहीं गया है। ये देखेंगे आपके सामने स्क्वायर बन रहा है। कोशिश करें तब चारों साइड्स की लंबाइयाँ सेम लें। और थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाए तो माजरत, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर दें। दिस इज़ कॉल्ड स्क्वायर, जिसकी चारों साइड्स बस इतना याद रखें कि इक्वल होंगी लेंथ के एतबार से। ठीक है ना भाई? अब इसके 3 कॉर्नर्स हैं, और 3 कॉर्नर्स पर आपने 3 पॉजिटिव चार्जेस लेने। ठीक, तो इस कॉर्नर पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे, इस कॉर्नर पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, और इस कॉर्नर पे पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं। और याद रहे कि जितनी चारों साइड्स की लंबाइयाँ सेम, यानी 20 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा बोलिए? 20 सेंटीमीटर होगा, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा, ये भी 20 सेंटीमीटर होगा। स्क्वायर की चारों साइड्स की लंबाइयाँ सेम होती हैं। आगे क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ईच। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन ईच। फोर्स का मैग्नीट्यूड बताइए सब पर क्या होगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बताइए? फोर्स बताइए सब पर, सब पे फोर्स बतानी है। अब देखिए इसमें करेंगे क्या कि एक को आप Q1 मान लें, एक को Q2 मान लें, और एक को Q3 मान लें। मिसाल के तौर पर दिस इज चार्ज Q1, दिस इज चार्ज सपोज Q2, एंड दिस इज चार्ज Q3। किसी को भी Q1, Q2, Q3 माना जा सकता है, ज़ाहिर सी बात है। ओके, अब आप और करें, अगर हम इस Q1 को फिक्स कर लें, किसको? Q1 को, तो इस पर Q2 दफ़ा की कुव्वत लगाएगा, Q3 भी इस पर दफ़ा की कुव्वत लगाएगा, तो दोनों की मजमूई फोर्स Q1 पे क्या होगी वो कैलकुलेट करेंगे। अगर हम Q3 को मान लें, इस पर अमल करने वाली फोर्स चाहिए,
तो Q1 भी इस पे दफ़ा की कुव्वत लगाएगा, Q2 भी इस पे दफ़ा की कुव्वत लगाएगा, तो Q3 पे टोटल फोर्स क्या होगी वो निकालेंगे। अब इसको आप मान लीजिए कि Q2 पर फोर्स चाहिए, तो Q1 Q2 पे दफ़ा की कुव्वत लगाएगा, Q3 भी Q2 पे दफ़ा की कुव्वत लगाएगा, तो दोनों मिलकर इस पर कितनी टोटल फोर्स लगाएंगे वो मालूम कर लीजिए। यानी आपका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंथी, कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में सॉल्व हो जाए। तो पहले जो है फर्ज कर लें हम Q1 को फिक्स कर लेते हैं कि इस पर Q2 कितनी फोर्स लगा रहा है, Q3 कितनी फोर्स लगा रहा है, उसके बाद उसको फिर वेक्टर एडिशन के रूल के मुताबिक जमा करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए भाई, ये वाला जिसको डायगोनल ऑफ स्क्वायर भी कहते हैं, वितर, ये डिस्टेंस मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे निकलेगा, उसको ज्वाइन करें कॉर्नर्स को, क्योंकि Q1 और Q3 चार्जेस का दरमियानी फासला है। जब आप Q3 की Q1 पर फोर्स मालूम करेंगे तो कूलम्स लॉ के मुताबिक डिस्टेंस तो पता होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस तो आपको पता नहीं, आपको तो Q2 और Q1 के दरमियान डिस्टेंस पता है, जो स्क्वायर की साइड है उसकी लेंथ है। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अगर आप गौर करें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती हुई नज़र आ रही है। देखिए ये एंगल कितने डिग्री का है, और दैट इज़ 90 डिग्री एंगल, सब जानते हैं 90 डिग्री का एंगल है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इसको हम पॉइंट ए का नाम दे दें, इसे पॉइंट बी का नाम दे दें, इसे पॉइंट सी का नाम दे दें और इसे पॉइंट डी का। तो देखिए एक ट्राइंगल बन गई ABC, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। अच्छा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर यहाँ एंगल थीटा फिक्स कर लें तो ऐसे बी तक जो साइड है ये आपकी बेस बन जाएगी, याद है, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। क्या कहते हैं इसको, परपेंडिकुलर कहते हैं। अब ये बातें हम लोगों को मैट्रिक्स से पता है, परपेंडिकुलर बन जाएगा। और जो तिरछी साइड है ये हाइपोटेन्यूस बन जाएगी, याद है आपको, क्या बन जाएगी, हाइपोटेन्यूस। तो हमें हाइपोटेन्यूस की लेंथ मालूम करनी है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो याद करें, फ़ौरन याद आ गया होगा आपको पाइथागोरस थ्योरम। तो इसकी लेंथ मालूम करने के लिए हम फिथागोरस का कानून लगाएंगे। याद है आपको पाइथागोरस थ्योरम, क्या यही हाथ के याद कर लें, फिजिक्स लिख दिया, पाइथागोरस थ्योरम वो ये था, पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू व्हाट, बोलिए, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ऐसे ही था ना भाई, निकाले मैं इनके स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस की जगह, हाइपोटेन्यूस तो मालूम करना है, जाहिर सी बात है, हाँ ये तो आपको चाहिए, तो हाइपोटेन्यूस तो मालूम करना है, इसकी जगह ऐसी हाइपोटेन्यूस ही रह जाएगा, ऊपर स्क्वायर। बेस की जगह क्या आएगा, देखें इसको हम बेस मान लेते हैं, डेट इज़ 20, क्या है ये बोलिए, ऊपर फार्मूले का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ये भी 20 होगा, जाहिर सी बात है, ऊपर फार्मूले का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400 प्लस 400, 400 में 400 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बोलिए 800। तो ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर निकाल लिया। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, जाहिर सी बात है, क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरा रूट आ जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा ये, तो हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू अंडर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ 800। पता है ना, स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरा क्या आ जाता है, रूट आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है। अब 800 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो जब आप 800 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यह आ जाएगा 480, क्या आ जाएगा बोलिए। अब हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है अभी, तो कोई बात नहीं, 12.2, 12.3, तो डिस्टेंस जो है ये 0.800 का स्क्वायर रूट, 0.2 का 0.08, तो 0.08 को 0.08 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, ऐसे ही कर लेते हैं ना इसको, ये होता है कैलकुलेटर नहीं होने से। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 टू द 4, 4 टू द 8, मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10, 2 टू द 4, 4 टू द 8, और 10 10 द 100 होता है, 100 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आ जाएगा। अब इसमें 2 का पेयर बनेगा और 10 का पेयर बनेगा, 2 बाहर और साथ में 10 बाहर, अंडर रूट में 2 ही रह जाएगा। तो 2 10 तक क्या होते हैं बोले, 20 और अंडर रूट 2। अब अजीब सा लग रहा है, तो बहरहाल ये आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलिए। इसको सॉल्व करें, 2 का रूट लेके इससे मल्टीप्लाई करें, नहीं 0 पॉइंट, क्या आ रहा है,
ये होता है कैलकुलेटर नहीं होने से। ज़ीरो पॉइंट टू एट लिखा हुआ है यहाँ पे, 28 28.28। ये असल में जवाब सेंटीमीटर में, इसमें क्योंकि आप सेंटीमीटर लेके चल रहे थे ना, इसको मीटर में तब्दील करें। जब मीटर में तब्दील करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0.2828 चलेगा, तो पॉइंट के बाद 28 ले लें, ठीक है, या 8 राउंड कर लेंगे तो 2.83 भी ले सकते हैं। तो दिस इज़ हाइपोटेन्यूज, यानी ये लेंथ आ गई 0.28। कितनी आ गई? 0.28 मीटर, याद है ये मीटर में। और 20 सेंटीमीटर है, इसको भी आप 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा 100 से डिवाइड करने पर, तो 0.2 हो जाएगा। इसको भी आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप ज़बानी तौर पे याद रखें। 20 को अगर हम हटा दें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बोले 0.2। इसको भी 20 को हटा दें 100 से डिवाइड करने पर तो क्या हो जाएगा 0.2 मीटर, क्योंकि हम जब फार्मूले में पुटिंग करेंगे तो वैल्यू जो है वो मीटर में होनी चाहिए। ओके, यस। अब देखें क्या होगा उसके बाद। अब हम पहले जो है Q1 पर फोर्स निकाल लें। किस पर? फोर्स ऑन Q1। तो हमारी मेन हेडिंग क्या होगी? फोर्स ऑन Q1। याद रहे कि इसके बाद मीटर लगा देना। ये किस में है? मीटर में। पहले Q1 पर फोर्स निकालेंगे। अब देखिए Q1 पर कौन फोर्स लगा रहा है? Q2 Q1 पर फोर्स लगा रहा है, Q3 भी Q1 पर फोर्स लगा रहा है। तो पहले Q2 की फोर्स Q1 पे मालूम करते हैं। तो फोर्स ऑफ Q2 ऑन Q1 कैसे लिखेंगे? इस फोर्स को तरीका पता है ना आपको? इस फोर्स को लिखने का कायदा ये होगा, पहले 1 लगाएंगे उसके बाद 2, क्योंकि फोर्स आप Q1 पे निकाल लें ड्यू टू चार्ज Q2। कूलम्स लॉ सबको आता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ जाएगा। फिर सबको पता है K की वैल्यू क्या है? K की वैल्यू 9 एक्सपोनेंट 9, फिर Q1 की वैल्यू 1 एक्सपोनेंट नहीं 4 एक्सपोनेंट -6 है। Q1 की वैल्यू कूलम में कन्वर्ट कर ली थी ना, 4 एक्सपोनेंट -6। उसके बाद Q2 की वैल्यू भी 4 एक्सपोनेंट -6, और अपॉन में डिस्टेंस आएगा R। तो जो R डिस्टेंस है Q2 और Q1 के दरमियान वो 20 सेंटीमीटर था, उसको मीटर में तब्दील कर लिया था, 0.2 बन गया था। तो R की वैल्यू होगी 0.2 पर कौन है? स्क्वायर। अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना, ठीक है। तो अब जाहिर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर 0.2 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 0.2 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो देखें क्या आ जाएगा। जब आप इसे 0.2 के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स 3.6 न्यूटन। क्या होगा इसका जवाब बोलिए? 3.6 न्यूटन। इसको कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिख लेते हैं। तो ये फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 निकल आए 3.6 न्यूटन। बता सकते हैं इसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी? तो जाहिर है Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा तो दफ़ा की कुव्वत होगी ना, क्योंकि पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो उस फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होगी, इस जाने। तो Q2 Q1 पर फोर्स इस तरफ लगाएगा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। अब हम Q3 की फोर्स मालूम करेंगे Q1 पर, वो भी दफ़ा की होगी, उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। आइए वो मालूम करते हैं। इसको याद रखिएगा 3.6 आइए। अब देखें क्या हो जाएगा। इसको मिटा दें, बहुत ज़्यादा घिचपिच हो गई। यस, अब हेडिंग क्या होगी हमारी? ये तो निकाल लिया ना हमने, इसको सॉल्व करने के बाद ये जवाब आ गया। उसके बाद अब नाउ फोर्स ऑफ चार्ज Q3 ऑन Q1, ये कैसे निकालेंगे? उसके लिए फिर जाहिर सी बात है कूलम्स लॉ इस्तेमाल करेंगे। तो चार्ज Q1 पर फोर्स Q3 की फार्मूला क्या होगा बताइए? कि Q1 और यहाँ पे Q3 आएगा, अपॉन में कौन है? R स्क्वायर। तवज्जो है यहाँ पे, K तो वही है, Q1 Q3 4 माइक्रो कूलम के थे, यानी एक्सपोनेंट -6 कूलम के थे, वही है, लेकिन R चेंज हो जाएगा। जो दरमियानी फासला है वो कितना है? 0.2828 था, तो 0.28 ले लेते हैं। तो 9 एक्सपोनेंट -9 है, सॉरी, कूलम कांस्टेंट की वैल्यू Q1 है 4 एक्सपोनेंट -6,
उसके बाद Q3 की वैल्यू भी वही है 4 एक्सपोनेंट -6 और अपॉन में डिस्टेंस जो इनका दरमियानी फासला 0.2828 स्क्वायर है, तो हमने 0.28 ही ले लिया था, चाहे तो 28 पूरा ले लें। तो सॉल्व करने पर जो आएगा वो लिख लीजिए कैलकुलेटर। इत्तेफाक से इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है, तो ये आ जाएगा 1.8 न्यूटन। क्या होगा? 1.8 न्यूटन। तो ये कैसे लिखेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं। F13 इज़ 1.8 न्यूटन। तो इस तरह से आपने देखा Q3 की फोर्स Q1 पर निकल आएगी। ओके, अब इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि हमें डायरेक्शन शो करनी है ना। ये है Q1 और वो फोर्स देखें Q3 की, उसकी डायरेक्शन इस तरफ हो गया। ओके, तवज्जो रहे, ये है। तो Q3 की Q1 पर फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, दफ़ा की कुव्वत। इसको किससे शो करेंगे? F, बोलिए, F13 से, क्योंकि फोर्स है Q1 पे ड्यू टू चार्ज Q3। ठीक, अब हमें Q1 पर इन दोनों की मजमूई फोर्स निकालनी है, तो क्या दोनों को प्लस कर लेंगे? 3.6 और 1.8 को? नहीं, प्लस थोड़ी करेंगे। प्लस तो तब करते जब एक ही डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही होती है। तो यहाँ पे तो एक एंगल बन गया ना। यहाँ बता सकते हैं कितना एंगल होगा? ये कौन बताएगा? मैं ही बताऊँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई और तो है नहीं इस वक्त। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। कितना एंगल है बोलिए? एंगल तो पता है ना आपको, कोने पे डब्बा 90 डिग्री का एंगल होता है, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स परपेंडिकुलर होती हैं। 90 है। ये जो बीच में लाइन आ रही है वाली लाइन, इस 90 को दोस्तों में ब्रेक कर देगी, दोनों इक्वल एंगल्स में ब्रेक हो जाएंगे। तो ये एंगल कितना होगा? 90 का हाफ कितना होता है बताइए? 45 डिग्री। तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल है, इस लाइन ने 90 को ब्रेक कर दिया हाफ एंगल्स में, यानी 90 का हाफ 45 हो गया। अब ये 45 है, तो इसके अपोजिट जो वर्टिकल एंगल है वो भी कितना होगा? 45। ये हमने वर्टिकल थ्योरम आपने पढ़ा होगा, एंगल्स का वर्टिकल थ्योरम के। दो लाइनें जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके जो वर्टिकल एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स, वो सेम होते हैं। तो ये 45 है, तो ये भी एंगल क्या होना चाहिए? 45 डिग्री होगा। तो ये थीटा से शो करते हैं इसको, थीटा इज़ 45 डिग्री। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि प्रॉब्लम में, डेटा में मौजूद नहीं है, ना बताई जाती हैं, लेकिन ये पुरानी बातों से, थ्योरी से, मैथ्स की, कुछ फिज़िक्स की हमें पहले से पता होती हैं जेड के लिए। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि जो स्क्वायर होता है उसमें एंगल 90 डिग्री का होता है, और ये डायगोनल है जो कि 90 को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है 45 में। तो ये 45 है, तो इसके अपोजिट जो एंगल बन रहा है वो भी क्या होगा? 45 होगा। आइए इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। देखिए, ये 45 है और उसके अपोजिट ये एंगल, ये भी क्या होगा? मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा, ये भी 45 होगा। ओके, अब आपको चूँकि दोनों वेक्टर्स यानी दोनों फोर्स वेक्टर्स के दरमियान एंगल पता चल गया 45, तो अब आप इसका रिजल्टेंट मालूम कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 स्केलर एंड वेक्टर और मैट्रिक फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 दोनों में बताया गया है। फार्मूला ये हम आपके सामने लिख रहे हैं। अब हेडिंग क्या होगी? रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q1। अब हेडिंग होगी नेट फोर्स ऑन Q1। खालिस कुव्वत, मजमूई कुव्वत, वो निकालना है Q1। तो उसके लिए फिर हमें वेक्टर का फार्मूला, रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट फोर्स का एक फार्मूला है, वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो फार्मूला क्या है? देखिए, द रिजल्टेंट फोर्स इज गिवन बाय द फार्मूला। यस, वो फार्मूला याद रखना होगा। मेरा ख्याल आपको फ़ौरन याद आ जाएगा अगर आपने चैप्टर 2 पढ़ रखा है। फर्स्ट ईयर फिजिक्स में ही आपको याद है, नहीं याद तो कोई बात नहीं। रिजल्टेंट फोर्स को अगर हम एफ से शो करें तो फार्मूला ये था। देखिए, ये फोर्स आई है F12, F13 आई, तो यहाँ पे आएगा F12 का स्क्वायर, फिर दूसरी फोर्स कौन सी है? F13 उसका स्क्वायर, फिर प्लस, फिर इन दोनों फोर्सेस का प्रोडक्ट आएगा 2F12 2F13, और साथ में आएगा कॉस ऑफ थीटा। याद आया? साथ में क्या आएगा? कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा। ये है फार्मूला, यानी जो दो फोर्सेस हैं उनके स्क्वायर आएंगे अलग अलग, प्लस 2 के साथ फिर इनका प्रोडक्ट आएगा, फिर कॉस थीटा। आपको याद है लॉ ऑफ कोसाइन में पढ़ा था मैट्रिक फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में। लॉ ऑफ कोसाइन, जब जो ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन स्टार्ट होता है ट्राइंगल के हवाले से, तो उसको इस्तेमाल किया था इस रिजल्टेंट फोर्स को मालूम करने के लिए। बहरहाल ये फार्मूला इस्तेमाल होगा यहाँ पे। तो F12 F13 इनकी वैल्यूज हमें पता है, थीटा भी हमें पता है 45 है। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो F इज इक्वल टू अंडर F12 की जगह 3.6, ऊपर है स्क्वायर
F13 की जगह 1.8 ऊपर है स्क्वायर प्लस 2 F1 2 3.6 F13 1.8 और साथ में कॉस ऑफ थीटा, थीटा कितना है बोलिए 45 डिग्री डेट इज। अब देखिए क्या होगा, अब यहाँ फिर कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है आपने, इसका स्क्वायर करें फिर इसका स्क्वायर करें फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 0.707 होती है, क्या 0.707 मल्टीप्लाई 1.8 मल्टीप्लाई 3.6 मल्टीप्लाई बाई 2 ये आ जाएगा। फिर उसमें इन दोनों को प्लस कर लें, उसके बाद स्क्वायर रूट ले लें। तो हम यहाँ डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं कि इसका जो आंसर आएगा डायरेक्ट वो क्या होगा, डेट इज़ 5 पॉइंट समथिंग होगा, 5.04 होगा। क्या होगा देखिए यही है। तो Q1 पर जो मजमूई कुव्वत है वो निकल आएगी चार्ज Q1 पर नेट फोर्स, डेट इज सही है 5 पॉइंट समथिंग है 5.04, हाँ 5.04 है। तो अब इसको कहाँ लिखें, यहाँ लिख देते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू 5.04 न्यूटन रिक्वायर्ड रिजल्टेंट फोर्स। अच्छा ये चार्ज Q1 पर है तो यहाँ पे सिर्फ क्या लगा दें आप, बल्कि 1 भी नहीं लगाया, हाँ सही है 1 लगा दें। क्या लगा दें 1 सिर्फ लगा दें। इसका मतलब है कि नेट फोर्स है Q2 Q3 की किस पर, इस पर। तो यहाँ पे भी क्या लगा दें 1 और यहाँ पे भी 1 इसलिए लगा रहे हैं कि चार्ज Q1 पर नेट फोर्स चाहिए थी। तो देखा आपने कि किस तरह आपने चार्ज Q1 पर नेट फोर्स मालूम की। अब हम चार्ज Q3 पर नेट फोर्स निकालेंगे, क्योंकि अब ये दोनों मिलकर इस पर फोर्स लगा रहे हैं Q3 पर दफ़ा की कुव्वत। द प्रोसेस विल रिपीट इन द सेम वे, बिल्कुल उसी तरह होगा। पहले आप Q1 की फोर्स Q3 पे निकालेंगे, फिर Q2 की फोर्स Q3 पे निकालेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि तीनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है। और जब आप Q3 पर Q1 की फोर्स निकालेंगे तो दोबारा डिस्टेंस वही 0.28 आएगा। Q2 की Q3 पर फोर्स निकालेंगे तो दोबारा वही डिस्टेंस 0.2 आएगा जो पहले आया था। इसका मतलब ये है कि जो फोर्स Q3 की Q1 पर या Q2 की Q1 पर निकाली थी, सेम वही फोर्सेस Q1 की Q3 पर आएगी और Q2 की Q3 पर आएगी। सेम फोर्स होगी, तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे भाई बार बार, और ना उसकी ज़रूरत है। तो अब आपकी मेन हेडिंग क्या होगी, उसको हल करने का तरीका क्या, उसको समझने से क्या करेंगे बोलें। अब हेडिंग होगी फोर्स ऑन क्या, फोर्स ऑन Q3 निकालना है। अब Q3 को आप जो है मरकज़ मान लें, सेंटर मान लें इस पर फोर्स। तो पहले क्या करना होगा बताइए, पहले Q1 की फोर्स निकालेंगे Q3 पे। उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी बोले, इस तरफ होगी ना। इस फोर्स को किससे शो करेंगे यार, सेन बोर्ड मिल जाएगा, इस तरफ होगी। इस फोर्स को हम इससे शो करेंगे F के साथ। ये Q3 पे लगा रहे हैं तो 3 आएगा, कौन लगा रहा है Q1 लगा रहा है, ठीक है। यानी Q1 फोर्स लगा रहा है Q3 पर, तो फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू चार्ज Q1 ये आपको मालूम करनी है। तो ये वही होगी, जाहिर सी बात है। ओके, जो हमने निकाली थी F13 निकाली थी वही F31 होगी। देखिए क्या हो जाएगा, टाइम कम है, तेज़ी से निकाल लें, इस पर 2 मिनट रह गए। तो जो F13 है वही F31 होगी ना भाई। और F13 क्या निकाली थी आप, 1.8 थी, क्या आई थी 1.8 न्यूटन। और उसके बाद Q2 की Q3 पर फोर्स निकालेंगे, तो जो Q3 की Q2 पर फोर्स Q2 ने जो Q1 पर लगाई थी वही जाहिर सी बात है इसके ऊपर होगी। तो ये फोर्स भी सेम होगी F32 सेम फोर्स होगी जो Q2 ने Q1 पे लगाई थी F12, डेट इज़ 3.6 न्यूटन। और उसके बाद Q3 पर जो रिजल्टेंट फोर्स होगी वो भी सेम वही निकलेगी, जाहिर सी बात है, एंगल सब कुछ वही है। रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q3 क्या हो जाएगी, इसको हम F3 से शो करेंगे, डेट इज़ 5.04 न्यूटन, याद है। अब अगली वीडियो में हम Q2 पर अमल करने वाली दोनों की फोर्स निकालेंगे जो चेंज निकलेगी, ठीक है। ओके।